अब कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से लड़के से, लेकिन जैसे ही वह दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट होता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि उसी पल उसके सामने दो ऐसे ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग आ जाते हैं जो ट्रिपल एस रैंक के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उनकी ताकत इतनी भयानक होती है कि आस पास का पूरा इलाका हिलने लगता है। तभी पर्पल कलर वाला ग्रैंड मास्टर, जिसका नाम लाया था, अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करके सामने वाले ग्रैंड मास्टर को घसीटते हुए एक पूरे पहाड़ तक ले जाता है और उसे लगता है कि अब वह जीत चुका है। लेकिन तभी अचानक दूसरा ग्रैंड मास्टर उठता है और अपने मार्शल आर्ट्स टेक्निक से यह साबित कर देता है कि असली बॉस कौन है, और उस जगह पर इतनी जबरदस्त एनर्जी फैल जाती है कि पूरा आसमान तक कांपने लगता है। अचानक सीन बदलता है और हम देखते हैं कि फेम एक क्लासरूम में बैठा हुआ है और उसके चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि उसने कोई बहुत ही भयानक सपना देखा है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है और उसकी सांसें भारी हो चुकी होती हैं। तभी उसके सामने उसका टीचर आता है और कहता है कि कल से मार्शल आर्ट्स एग्जाम की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। फेम अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी उसका एक दोस्त मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें एक लड़का जिसका नाम ली था यह कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाने वाला हूँ और अगर उस जगह को दिखाते हुए मैं मर जाऊँ तो मुझे याद रखना। जैसे ही फेम उस वीडियो में दिखाई गई जगह को देखता है उसके शरीर में झटका सा लगता है, क्योंकि वह जगह बिल्कुल वही होती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था, जहाँ दो ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस बात से फेम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और क्या उसका सपना किसी दूसरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। कुछ देर बाद फेम इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड मौजूद है जहां पूरी दुनिया पर स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट राज करते हैं और जितना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग होता है उसकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होती है। यह सब जानकर फेम समझ जाता है कि कल होने वाला मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम इसी दुनिया से जुड़ा हुआ है और अगर उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसे इस एग्ज़ाम में ज़रूर हिस्सा लेना होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे 10,000 रुपये देने होंगे। फेम को याद आता है कि वह दूसरे वर्ल्ड में रीइंकारनेट हुआ है और अब उसकी एक नई फैमिली भी होगी। वह बस यही उम्मीद करता है कि उसकी नई फैमिली थोड़ी सी रिच हो ताकि वह इस एग्ज़ाम में हिस्सा ले सके। और कुछ देर बाद वह अपनी फैमिली के पास पहुंचता है, जहां घर में घुसते ही वह अपनी छोटी बहन को देखकर खुश हो जाता है और उसके गाल खींचने लगता है। फिर पूरी फैमिली एक साथ खाने बैठती है और फेम अपने पिता से पूछता है कि क्या वह मार्शल आर्ट्स एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। मार्शल आर्ट्स का नाम सुनते ही उसके पिता चुप हो जाते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। फेम को लगता है कि शायद अब उसका सपना टूट गया है, लेकिन कुछ देर बाद उसके पिता वापस आते हैं और मुस्कुराते हुए उसके सामने 10,000 रुपये रख देते हैं। यह दिखाता है कि उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन उसके पिता ऐसे इंसान हैं जो अपने बेटे की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहते। और यहाँ तक कि उसकी माँ, जो एक हाउसवाइफ है, वह भी काम करने लगती है ताकि कुछ पैसे कमा कर फेम की मार्शल आर्ट्स की मदद कर सके। अगले दिन जब उसके दोस्तों को पता चलता है कि फेम ने 10,000 रुपये देकर मार्शल आर्ट्स में एडमिशन लिया है तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसकी फैमिली ने बेकार पैसे वेस्ट कर दिए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी टीचर बताता है कि एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट जिसका नाम वैंग है कल स्कूल आने वाला है और सभी स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और उसे स्टेशन से पिकअप करने की जिम्मेदारी फेम को दी जाती है। उसी दिन फेम उदास बैठा होता है क्योंकि उसकी वजह से फैमिली के बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होते हैं। तभी उसकी माँ 2 तरह की पिल्स लाती है जिन्हें ब्लड रिफाइनिंग पिल्स कहा जाता है और ये पिल्स मार्शल आर्ट्स एग्जाम में बहुत काम आने वाली होती हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जब फेम इन्हें लेता है तो उसके सामने उसके स्टैट्स दिखते हैं जो बहुत कम होते हैं, लेकिन पिल्स लेने के बाद उसके शरीर में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी मसल्स टूटकर फिर से बन रही हों। यह एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी भनक एक बड़े क्रिमिनल मार्शल आर्टिस्ट को लग जाती है जिसने एक लड़की को कैद कर रखा होता है। दूसरी तरफ हमें वैंग को दिखाया जाता है जो उसी रात आ जाता है ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ सके। वहीं फेम कंफ्यूज होता है कि उसके शरीर के साथ यह सब क्या हो रहा है और उसे लगता है कि अगर उसे सच में मार्शल आर्ट सीखनी है तो उसे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगली सुबह फेम अपने दोस्तों के साथ वैंग को पिकअप करने जाता है और वैंग तुरंत समझ जाता है कि जो एनर्जी फ्लक्चुएशन हुई थी वह फेम की वजह से ही हुई थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और अकादमी जाकर एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिससे सभी स्टूडेंट्स काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं। और शाम को वैंग फेम को अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है कि अगर कभी मुसीबत में हो तो उसे कॉल करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुरंत वहां पहुंच सकूं। यह कहते हुए वोंग की आंखों में एक अलग ही भरोसा दिखाई देता है, जैसे वह पहले ही समझ चुका हो कि फेंग की किस्मत साधारण नहीं है। इसके बाद फेंग अपने घर लौटता है क्योंकि उसे ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ काम पड़ गया होता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है उसकी आंखों के सामने वही टॉप क्रिमिनल खड़ा होता है जिसकी तस्वीरें उसने इंटरनेट पर देखी थी। दरअसल वह क्रिमिनल इसी बिल्डिंग में किराए पर रह रहा था और फेंग को देखते ही उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं फेंग को उसकी असली पहचान तो नहीं पता चल गई। वह क्रिमिनल बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है और फेंग को अंदर बुलाकर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन फेंग की नज़रों से उसकी बेचैनी छिप नहीं पाती। फेंग को उसी पल यकीन हो जाता है कि यही वह आदमी है जिस पर भारी बाउंटी लगी हुई है और जिसने एक लड़की को कैद कर रखा है।
बिना समय गंवाए फेंग चुपके से अपने फ़ोन पर वोंग को मैसेज भेजने की कोशिश करता है और लिखता है कि जल्दी से यहाँ आ जाइए, लेकिन वह पूरी बात लिख भी नहीं पाता कि तभी वह क्रिमिनल अचानक उस पर जानलेवा हमला कर देता है। फेंग दीवार से टकरा जाता है और उसके शरीर में तेज दर्द दौड़ जाता है। वहीं क्रिमिनल सोचता है कि अब यह शहर उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा और अगर उसने फेंग को जिंदा छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्रिमिनल फेंग को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि कोई भी सबूत न बचे, लेकिन उसी पल फेंग के शरीर में पिल्स से मिली शक्ति जाग जाती है। उसकी थकान एक झटके में गायब हो जाती है और वह दोबारा खड़ा हो जाता है, जैसे उसके शरीर ने हार मानने से इनकार कर दिया हो। इस बार फेंग खुद से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत का फर्क बहुत ज्यादा होता है और वह क्रिमिनल के सामने टिक नहीं पाता। जैसे ही क्रिमिनल अंतिम वार करने ही वाला होता है, तभी अचानक दरवाजा टूटता है और सीनियर वोंग वहां पहुंच जाते हैं। वोंग आते ही एक ही वार में उस टॉप क्रिमिनल को बेहोश कर देते हैं और पूरे कमरे में फैली दहशत एक पल में शांत हो जाती है। उसी समय उस लड़की को भी आज़ाद करवा लिया जाता है। शाम को वोंग बैठकर सोचता है कि आखिर फेंग ने इतने खतरनाक क्रिमिनल को इतनी देर तक कैसे रोके रखा, जबकि उसकी ताकत अभी बहुत कम है। क्रिमिनल के पास से कई कीमती स्टोन और ब्लड रिफाइनिंग पिल्स मिलती हैं, जो किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए खजाने से कम नहीं होती। वोंग समझ जाता है कि ये चीज़ें फेंग को ट्रेनिंग में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। इसके बाद वह फेंग को बुलाकर उसे पिल्स के बारे में ज़रूरी बातें समझाता है कि कौन सी पिल्स कब लेनी चाहिए और किस समय उनका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। वह बताता है कि ब्लड रिफाइनिंग पिल्स सिर्फ शुरुआती दौर में काम आती हैं और इन्हें 2 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वोंग आगे समझाता है कि जब कोई एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है तब उसे ब्लड रिफाइनिंग एलेक्सियर की ज़रूरत होती है, जो शरीर को अगले स्तर तक ले जाने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ बोनस पिल्स होती हैं जिनका काम धीरे धीरे शरीर के बोनस को मजबूत करना होता है और एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अंत में वह एक खास पिल के बारे में बताता है जो इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए होती है, क्योंकि ब्रेकर थ्रू के समय शरीर के अंदरूनी अंग डैमेज हो सकते हैं। वोंग सख्त लहजे में कहता है कि इन मेडिसिन को कभी भी मनमाने तरीके से नहीं लेना चाहिए। हर पिल का एक सही समय होता है और उसी समय पर लेने से ही असली फायदा मिलता है। इसके बाद फेंग अपने कमरे में बैठकर उन सारी पिल्स को देखता है और अपने सिस्टम में उनकी वैल्यू चेक करता है। कुछ देर पहले जहां उनकी कीमत सिर्फ 400 दिख रही थी, अब सारी पिल्स मिलाकर सिस्टम में 2 मिलियन की वैल्यू दिखने लगती है। फेंग उन 2 मिलियन में से कुछ पॉइंट्स अपने शरीर में ट्रांसफर करता है ताकि वह थोड़ा और पावरफुल बन सके। जब वह अपनी नई ताकत को मेजर करता है तो उसकी पावर 113 कैलोरीज निकलती है, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। फेंग को पहली बार महसूस होता है कि वह सच में इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। अगले ही दिन मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिलेक्शन शुरू हो जाता है और पास होने का क्राइटेरिया 112 पावर तय किया जाता है। वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं ताकि वे इस टेस्ट को क्लियर कर सकें। कई लोग थक कर हार मान लेते हैं, लेकिन फेंग अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता रहता है। उसकी आंखों में अपने परिवार का चेहरा घूम रहा होता है और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब टेस्ट खत्म होता है तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फेंग की पावर लेवल 149 निकलती है, जो उसके जैसे नए लड़के के लिए असंभव मानी जाती थी। अब वह समय आता है जब फेंग अपने रिजल्ट को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही वह अपने पिता को अपना स्कोर दिखाता है, उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ भी खुशी से उसे गले लगा लेती है। उनके लिए यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि उनके बेटे के भविष्य की उम्मीद थी। अगले दिन फेंग सीनियर वोंग के पास जाता है और वोंग उसे टेस्ट क्लियर करने पर बधाई देता है। इसके बाद वह उसे अपने मास्टर की बेटी से मिलवाता है और अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगता है। वोंग बताता है कि उसके मास्टर ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और वह उन्हें बचा नहीं सका। उसने मजाक में कहा था कि अगर आप चले गए तो मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, लेकिन उसके मास्टर ने उसे डांट दिया और कहा कि वह अभी बच्ची है और ऐसा सोचना भी पाप है। वर्तमान में लौटते हुए वोंग अचानक फेंग पर हमला करता है और कहता है कि उसकी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है और उसे लंबा रास्ता तय करना है। इसके बाद वह फेंग को यूनिवर्सिटीज के बारे में बताता है जहां वह एडमिशन ले सकता है और उनमें से एक यूनिवर्सिटी का नाम मॉड यूनिवर्सिटी बताता है, जिसे वह सबसे अच्छा ऑप्शन मानता है। मॉड यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स आते हैं जिनकी ताकत आम लोगों की कल्पना से भी बाहर होती है, इसीलिए फेंग के लिए यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला था। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यहाँ मिलने वाली रिफाइनरी पिल्स बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी सस्ती थी। कुछ ही समय बाद हम फेंग को स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ उसकी पूरी फैमिली और साथ में वैंग भी उसे छोड़ने आए होते हैं। सभी के चेहरे पर गर्व और उम्मीद साफ दिखाई दे रही होती है। जब फेंग आखिरकार मॉड यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचता है तो वह उस विशाल गेट को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतना बड़ा और भव्य गेट उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ उसका एक सीनियर आता है जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है, जो तलवार घुमाते हुए कहता है कि यह सच में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यह गेट हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारी औकात चाहे जितनी भी बड़ी हो,
इसके सामने हमेशा छोटी ही रहेगी। हमें यह भी पता चलता है कि फ्रैंकलिन वैंग का राइवल है और इसी वजह से वह फेंग के साथ ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आता, बल्कि उसे हल्के में लेने की कोशिश करता है। इसके बाद फेंग एडमिशन करवाने के लिए रिसेप्शन पर अपना फॉर्म जमा करता है और रिसेप्शनिस्ट यह देखकर चौंक जाती है कि फेंग सिर्फ 1 महीने के अंदर सेकंड लेवल ऑफ बोन टेम्परिंग तक पहुंच चुका है, जबकि बहुत टैलेंटेड लोगों को भी इस लेवल तक पहुंचने में 6 महीने लग जाते हैं। जब रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करने के लिए उसका एक और टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि फेंग सेकंड नहीं बल्कि 3rd लेवल तक पहुंच चुका है। और यह सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फेंग का लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए उसे रहने के लिए एक बेहद लग्जरी होटल दिया जाता है। उसे वहां तक पहुंचाने के लिए उसकी सीनियर यूनन आती है और रास्ते में उसे समझाती है कि यह कॉलेज सच में बहुत खास है। यहाँ सब कुछ लग्जरी इसलिए है ताकि स्टूडेंट्स हर समय अपना माइंड कूल रख सकें, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में स्ट्रांग बनना बहुत धैर्य और लंबे समय तक लगातार मेहनत करने वाला काम होता है। फेंग अपने होटल को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसकी नई जिंदगी अब यहीं से शुरू हो रही है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम चोंग होता है उससे मिलने आता है और कहता है कि फेंग तुम्हारा यहाँ स्वागत है। चोंग बताता है कि उसने सुना है जब फेंग के मास्टर वैंग ने यहाँ पहली बार एडमिशन लिया था तब उन्होंने एक ही दिन में सबको हरा दिया था और वही वजह थी कि उन्हें एक महान मार्शल आर्टिस्ट माना गया। चोंग यह भी कहता है कि फेंग अभी उससे ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वह 3rd बोन टेम्परिंग लेवल पर पहुंच चुका है, जबकि वह खुद अभी सिर्फ पहले लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। इन सब बातों के बाद सभी स्टूडेंट्स को एक फील्ड में बुलाया जाता है जहां एक मीटिंग होनी होती है। फेंग और उसके दोस्त समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ी भी देर से आते हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, जिस पर वे शिकायत करने लगते हैं कि हम तो बस 2 मिनट ही लेट हुए थे। तभी वहाँ टीचर आते हैं और अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जिससे पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। टीचर बहुत सख्त और गंभीर आवाज में कहते हैं कि जो लोग लेट हुए हैं उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉड एकेडमी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एकेडमी है और यहाँ हर किसी से डिसिप्लिन की उम्मीद की जाती है। इसके बाद टीचर बताते हैं कि जो लोग लेट हुए हैं उनके 20 क्रेडिट पॉइंट्स काट लिए जाएंगे और अगर किसी को अंदाजा नहीं है तो एक क्रेडिट पॉइंट की कीमत बाहर की दुनिया में हजारों के बराबर होती है, जबकि एक नए स्टूडेंट को अकादमी में सिर्फ 50 क्रेडिट पॉइंट्स ही दिए जाते हैं। यह सुनते ही जो लोग लेट हुए थे वे घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह बहुत बड़ा नुकसान था। तभी धीरे धीरे सभी टीचर्स वहां आ जाते हैं और एक साथ अपना ऑरा रिलीज दिया करते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स पीछे हटने लगते हैं। लेकिन फेंग इस दबाव को एक चैलेंज की तरह लेता है और अपना पावर रिलीज करते हुए वहीं खड़ा रहने की कोशिश करता है। यह देखकर सभी टीचर्स इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी पूरी तरह मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने हो, फिर भी तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। इसके बाद वहाँ हेडमास्टर आते हैं जो कि एक 8th लेवल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उनका ऑरा बाकी सभी से बिल्कुल अलग और भारी महसूस होता है। पहला टीचर बताता है कि सभी स्टूडेंट्स को एक हाई ग्रेड ब्लड रिफाइनिंग फील दी जाएगी और थोड़ी ही देर में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। ट्रेनिंग सेक्टर में कुल 9 फ्लोर होते हैं, लेकिन बिगिनर्स को सिर्फ 4थे फ्लोर तक ही जाने की इजाजत होती है और हर फ्लोर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग और चैलेंज को दर्शाता है ताकि स्टूडेंट्स एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सकें। हमें बताया जाता है कि कंपटीशन का असली नियम यह है कि जो स्टूडेंट जिस फ्लोर में अंत तक टिक पाएगा उसे उसी लेवल का कॉलेज और लाइफ स्टाइल मिलेगा, यानी यहाँ हर किसी को दूसरों से लड़कर ऊपर जाना होगा। हर फ्लोर में ज्यादा से ज्यादा 400 लोग ही रह सकते हैं और अगर समय खत्म होने के बाद कोई गलत फ्लोर पर पाया गया तो उसे वहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसके 30 क्रेडिट पॉइंट्स भी काट लिए जाएंगे। इसका मतलब साफ था कि जो जितना ऊपर जाएगा उसे उतना अच्छा कॉलेज और उतनी ही बेहतर जिंदगी मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और फेंग अपने दोस्तों से कहता है कि अब फाइटिंग शुरू हो चुकी है और हम 4थे फ्लोर पर मिलेंगे। यह सुनकर डोंग कहता है कि अरे भाई अकेले मत भाग, मुझे भी साथ लेकर चल। जब फेंग ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसके सामने बहुत सारे लोग रास्ता रोकते हैं, लेकिन उसके लिए वे कोई बड़ी चुनौती नहीं बनते। फेंग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और हर एक को पीछे छोड़ता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। फेंग जैसे जैसे ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ रहा था उसे सामने आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट इतने कमजोर लग रहे थे कि उसे महसूस होने लगा कि इन्हें तो कोई क्लास 2 का बच्चा भी आसानी से हरा सकता है। चलते चलते उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि कहीं वैंग ने उसे किसी गलत इंस्टीट्यूशन में तो नहीं भेज दिया, क्योंकि वैंग ने तो कहा था कि यहाँ उसे असली और खतरनाक कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ 1-2 लोगों को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो सच में मार्शल आर्ट सीखने के लिए पूरी तरह सीरियस हो। दूसरी तरफ डोंग अच्छा खासा मुकाबला कर रहा था, मगर तभी एक मोटा लड़का आकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। उसी समय हमें एक ऐसे लड़के को दिखाया जाता है जो सबसे पहले 4th फ्लोर पर पहुंच चुका था और वहां फ्रैंकलिन भी मौजूद था, जो उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दे रहा था। लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स में से मुश्किल से 100-200 ही ऐसे होते हैं जो 4th फ्लोर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हर फ्लोर पर सिर्फ 400 लोगों की ही जगह होती है। और धीरे धीरे 4th फ्लोर भरता जा रहा था।
जबकि फेंग अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। लेकिन जैसे ही डोंग 4th फ्लोर पर पहुंचता है, उसके सिर्फ 5 मिनट बाद ही फेंग भी वहां आ जाता है। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही फेंग का चेहरा गुस्से और निराशा से भर जाता है और वह जोर से सबके सामने बोल पड़ता है कि वह यहाँ सिर्फ इसीलिए आया था ताकि उसे हाई लेवल का कंपटीशन मिले, लेकिन उसे यहाँ तो सिर्फ कमजोर और बेकार लोग ही दिख रहे हैं। उसकी यह बात सुनते ही वहाँ मौजूद सारे लोग भड़क जाते हैं और फेंग को घमंडी और पागल कहने लगते हैं। यह सब देखकर प्रिंसिपल अंदर ही अंदर दुखी हो जाता है और सोचता है कि इस साल भी कोई ढंग का टैलेंट नहीं आया। तभी वह अनाउंस करता है कि आधे घंटे के अंदर जो भी फेंग को हरा देगा उसे एक क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। बस यही बात सुनते ही सबको फेंग पर हमला करने का एक बहाना मिल जाता है और क्रेडिट पॉइंट के लालच में सब लोग मिलकर फेंग पर टूट कर पड़ते हैं। लेकिन यह मत भूलना कि फेंग अब अपने मास्टर वैंग के लेवल तक पहुंच चुका था। फेंग और डोंग मिलकर वहां मौजूद कई स्टूडेंट्स को बुरी तरह हरा देते हैं। तभी अचानक एक पिंक हेयर वाली लड़की फेंग पर हमला करती है और देखने में चाहे वह नाजुक लगे, लेकिन उसने पहले वैंग को भी कड़ी टक्कर दी थी। आखिरकार फेंग किसी और लड़के के चेहरे को ढाल बनाकर उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। उसी दौरान एक ब्लू हेयर वाली लड़की चालाकी से ऐसा प्लान बनाती है कि फेंग और डोंग अलग अलग हो जाते हैं और फेंग चारों तरफ से घिर जाता है। वह लड़की मुस्कुराते हुए फेंग से पूछती है कि अब वह क्या करेगा और फिर सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। फेंग बड़ी मुश्किल से सबको संभाल रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ वही ब्लू हेयर वाली लड़की डोंग पर हमला कर देती है और आराम से उसे हरा देती है, क्योंकि डोंग पहले से थका हुआ था। रिसेप्शन में बैठे टीचर्स यह सब देख रहे होते हैं और आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाला यह लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया, जबकि उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो उसे ट्रेन कर सके। डोंग बुरी तरह हार चुका होता है और फेंग पर एक साथ 20-25 लोग हमला कर रहे होते हैं, जिससे उसके लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। वह सबके सामने सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वह चुपचाप एक छोटी सी पिल खा लेता है, जिससे उसे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही उसकी एनर्जी बढ़ती है, वह हवा में उछलने लगता है और उसी समय टाइमर खत्म हो जाता है। समय पूरा होते ही फेंग को विनर घोषित कर दिया जाता है और प्रिंसिपल सबको डांटते हुए कहता है कि यह बेइज्जती याद रखना, क्योंकि इतने लोगों के होते हुए भी तुम एक मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा पाए। इसके बाद जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए होते हैं उन्हें अपने टीचर चुनने का मौका दिया जाता है। अगले दिन सुबह सभी स्टूडेंट्स अपने लिए टीचर चुनने लगते हैं और फेंग असमंजस में पड़ जाता है कि वह किस टीचर के पास जाए। तभी उसकी नज़र एक टीचर पर पड़ती है जिसका नाम एंड्रियो था, जो चाहती थी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट्स हों ताकि वह सबको अच्छे से ट्रेन कर सके। जब फेंग उसके पास जाता है तो एंड्रियो पहले ही चेतावनी देती है कि अगर उसे अपनी हेल्थ की चिंता है तो वह उसके पास ना आए, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कठोर होती है और स्टूडेंट्स की हालत अक्सर खराब हो जाती है। एंड्रियो को यह भी पता होता है कि फेंग का बैकग्राउंड अमीर नहीं है, इसलिए वह उसे ऑफर देती है कि अगर वह उसके पास ट्रेनिंग करेगा तो उसे अनलिमिटेड पिल्स मिलेंगी। साथ ही वह कहती है कि इस स्कूल में फेंग के बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए उसे हद से ज्यादा मजबूत बनना होगा, वरना कोई भी उसे मार सकता है। यह सब सुनने के बाद फेंग ज्यादा नहीं सोचता और एंड्रियो के पास रजिस्टर करवा लेता है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां एंड्रियो उसे सबसे पहले बेसिक चीजें सिखाती है और बताती है कि मजबूत बनने के लिए उसे अपनी बॉडी के सारे चैनल्स खोलने होंगे ताकि ब्लड सही तरीके से बह सके। वह उसे ऑर्गन प्रोटेक्टिव पिल्स और बोन रिफाइनिंग पिल्स लेने को कहती है ताकि उसके साथ में बॉडी के शरीर के अंदरूनी अंग सुरक्षित रहें और वह जल्दी रैंक 1 तक पहुंच सके। इसके बाद एंड्रियो उसे ब्लड रिफाइनिंग पिल्स देती है, जिससे उसके बाकी गेट्स भी खुलने लगते हैं। जैसे ही फेंग वह पिल्स लेता है, उसके शरीर में एक अलग ही एनर्जी बहने लगती है और वह खुशी से कह उठता है कि उसे बहुत खुशी है कि एंड्रियो उसकी टीचर बनी है। लेकिन ज़्यादा बोलने की वजह से उसे 2 थप्पड़ पड़ जाते हैं और वह वहीं बेहोश होकर सो जाता है। अगले दिन का सीन सामने आता है, जहां फेंग, एंड्रियो और वही नीले कपड़ों वाली लड़की मिलकर खुले मैदान में किक्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे ही एंड्रियो हवा में उछलकर एक जबरदस्त किक दिखाती है, उसकी किक की ताकत देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जमीन तक कंपन महसूस होता है। एंड्रियो समझाती है कि अगर किसी को ऐसी किक्स मारनी है तो उसे अपने ब्लड एनर्जी को एक ही जगह पर फोकस करना होगा ताकि उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाए। यह बात सुनकर फेंग तुरंत अपने दिमाग से अपनी बोन टेम्परिंग तकनीक को ब्लड एनर्जी के साथ मिलाता है और पूरी शक्ति अपने पैर में इकट्ठा करके एक जोरदार किक मारता है। उसकी किक इतनी तेज होती है कि हवा चीरती हुई आगे बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ उसका पैर ज्यादा दबाव सह नहीं पाता और उसमें क्रैक आ जाता है। दर्द से उसका शरीर लड़खड़ा जाता है और सबको एहसास हो जाता है कि उसकी ताकत बढ़ तो गई है, मगर उसका शरीर अभी उस लेवल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। शाम होते ही फेंग अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसका पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता। जब वह बोन ठीक करने वाली दवाइयों के काउंटर पर जाता है और पिल्स का दाम सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक ही पिल की कीमत करीब 1 मिलियन रुपए होती है। बाहर की दुनिया में ऐसी दवाइयाँ बहुत महंगी मानी जाती हैं और आम स्टूडेंट के लिए खरीदना लगभग नामुमकिन होता है। फेंग को याद आता है कि ट्रायल के समय उसने अपने क्लासमेट्स को हराकर कुछ इनाम के पैसे कमाए थे।
उसी पैसे की मदद से वो आखिरकार पिल्स खरीद पाता है। इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकल रहा होता है तभी उसके सामने 3 सीनियर आ खड़े होते हैं। वे गुस्से में कहते हैं कि फेंग ने उनके छोटे भाइयों को हराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वे उसे सबक सिखाने आए हैं। फेंग यह चुनौती स्वीकार कर लेता है क्योंकि यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी टीचर की इज्जत का सवाल बन चुका होता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम सभी को फाइटिंग रिंग में ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले एक सीनियर फेंग पर हमला करता है। फेंग अपने घायल पैर के बावजूद उसके वार को चकमा देकर उसी पर पलटवार करता है और सीनियर जमीन पर गिर जाता है। दूसरा और तीसरा सीनियर भी एक के बाद एक हमला करते हैं, लेकिन फेंग अपनी तेज रिफ्लेक्स और सही टाइमिंग से सबको संभाल लेता है। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है, फिर भी वह पीछे हटने का नाम नहीं लेता। तभी उसे अपनी टीचर की कही हुई बात याद आती है कि ब्लड एनर्जी को एक ही पॉइंट पर फोकस करना ही असली ताकत है। वह ऊपर छलांग लगाता है और अपनी सारी एनर्जी पैरों में इकट्ठा करके एक बेहद खतरनाक किक तीनों सीनियर पर एक साथ चला देता है। उसकी इस किक से तीनों बुरी तरह हार जाते हैं और रिंग में सन्नाटा छा जाता है। रेफरी तक हैरान रह जाता है कि एक नया स्टूडेंट इतनी ताकत कैसे दिखा सकता है। तभी एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है क्योंकि यह पूरी लड़ाई दूर से वैंग देख रहा होता है। वह आगे बढ़कर कहता है कि अगर किसी भी सीनियर को उसके स्टूडेंट से परेशानी है तो वे सीधे उससे आकर लड़े। उसके शब्दों में इतना आत्मविश्वास होता है कि बाकी सब चुप हो जाते हैं। इसके बाद फेंगलिंग को दिखाया जाता है जो वैंग और फेंग के साथ बैठा हुआ होता है और साफ लगता है कि उसका यहाँ आना किसी खास काम से जुड़ा हुआ है। कुछ देर बाद वैंग बताता है कि बहुत जल्द एक बड़ा टेस्ट होने वाला है जिसके बारे में उसे खुद ज़्यादा जानकारी नहीं है। वह फेंग से कहता है कि उसे इस आने वाले एग्जाम के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फेंग यह सुनकर और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसके बाद सीन रिसेप्शन हॉल में बदलता है जहां टीचर्स आपस में उसी टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि यह टेस्ट सिर्फ उनके स्कूल के लिए नहीं बल्कि 5-6 और स्कूलों के साथ होने वाला है और इसमें जीतना स्कूल की इज्जत के लिए बेहद जरूरी है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे हाई गे रेड पिल्स और बोन रिफाइनिंग पिल्स मुफ्त में मिलेंगी और साथ ही उसे 20% का पावर बूस्ट भी दिया जाएगा। प्रिंसिपल को पूरा भरोसा एंड्रियो की टीम पर होता है क्योंकि उसी टीम में फेंग शामिल होता है। सभी को समझ नहीं आता कि फेंग से इतनी उम्मीदें क्यों हैं, लेकिन साफ दिखता है कि उसे अब स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसके बाद कई दिनों तक फेंग को कड़ी ट्रेनिंग करते दिखाया जाता है जहां उसे एक हथियार भी दिया जाता है जिसे वह ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। एक बार तो अभ्यास करते हुए वह एकेडमी का एक हिस्सा ही तबाह कर देता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वह उस हथियार पर कंट्रोल करना सीख जाता है। फिर वह दिन आ जाता है जब बड़ी फाइट शुरू होने वाली होती है और यह मैच पूरे मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। टूर्नामेंट को मजेदार बनाने के लिए एक होस्ट आता है जो अपना नाम ल्यूक बताता है और सभी को शांत रहने को कहता है क्योंकि यह कोई नॉर्मल मुकाबला नहीं बल्कि बेहद इंटेंस होने वाला है। उसी भीड़ में फेंग की छोटी बहन भी मौजूद होती है जो उसे चीयर करने आई होती है। अगले सीन में फेंग अपनी बहन और उसके दोस्तों को देखता है और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। वह मन ही मन सोचता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे यह मुकाबला जीतना ही होगा। ल्यूक ऐलान करता है कि टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और एक एक करके सभी टीमों के लीडर स्टेज पर आएंगे। सबसे पहले लाल कपड़ों वाली टीम आती है जिसका नाम जेंगू एकेडमी होता है और उसका लीडर हैंग होता है जो अपने समय का खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है। उसके बाद ग्रीन टीम और येलो टीम दिखाई जाती है और अंत में फेंग की टीम को बुलाया जाता है जिसे एक नई बनी हुई टीम बताया जाता है। इसके बाद सभी कैप्टन्स के मुकाबलों की जोड़ी तय की जाती है और यह बताया जाता है कि कौन किससे लड़ेगा और किस फॉर्मेट में फाइट होगी। नतीजा सामने आता है कि रेड टीम का सामना ग्रीन टीम से होगा और ब्लू टीम का सामना येलो टीम से किया जाएगा। जो दोनों मैच जीतेंगे उनके बीच फाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही अगला सीन दिखाता है कि पहला राउंड शुरू हो चुका है और पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठता है जहां पर रेड और ग्रीन टीम के लीडर्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और रेड टीम के लीडर हैंग तथा ग्रीन टीम के लीडर सो आमने सामने खड़े होते हैं। सो बिना एक पल गंवाए अपनी मैजिकल पावर्स को एक्टिव करता है और सीधे हैंग पर जोरदार हमला कर देता है। अचानक हुए इस अटैक से हैंग थोड़ा चौंक जरूर जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए उस वॉर को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद सो अपना अगला अटैक हेवनली क्लैश इस्तेमाल करता है जो हवा को चीरता हुआ हैंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि कैसे हैंग हवा में ऊंचा जंप लगाकर उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हैंग अपना सिग्नेचर मूव द राइजिंग सन यूज करता है, मगर इस बार से उसे भी बड़ी आसानी से रोक लेता है और पूरा स्टेडियम शॉक में चला जाता है कि आखिर जीत किसकी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंग अचानक सू के पीछे पहुंच जाता है और अपनी तलवार को उसके सीने पर रख देता है। सू को लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है क्योंकि तलवार सीधे उसके दिल के पास थी, लेकिन हैंग जानबूझकर अपनी तलवार को थोड़ा ढीला कर देता है
ताकि सू को यह लगे कि उसके पास अभी भी बचने का मौका है। जैसे ही सू हिलने की कोशिश करता है वहीं हैंग अपने असली प्लान को अंजाम देता है और एक ही मूव में सू को जमीन पर गिरा देता है। इस अप्रत्याशित जीत को देखकर ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पूरा एरिना तालियों की आवाज से गूंज उठता है। उधर वेंग और फेंगलिंग ये सब देखते हुए बात कर रहे होते हैं, जहां फेंगलिंग मजाक में कहता है कि दूसरे राउंड में फेंग टिक भी नहीं पाएगा, लेकिन वेंग उसे चुप रहने के लिए बोल देता है और कहता है कि अभी असली लड़ाई बाकी है। कुछ ही देर में ल्यूक अनाउंस करता है कि ब्रेक खत्म हो चुका है और अब सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। तभी फेंग की छोटी बहन रोते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है कि वह फाइट में न जाए क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसे चोट लग जाएगी। फेंग मुस्कुराते हुए अपनी बहन को समझाता है कि इतनी दूर आने के बाद वह पीछे नहीं हट सकता। यह मैच पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और हम देखते हैं कि फेंग के पिता भी ऑफिस से छुट्टी लेकर टीवी पर यह टूर्नामेंट देख रहे होते हैं। रिपोर्टर पहली बार फेंग का इंट्रोडक्शन देता है और उसके सिग्नेचर मूव द लेजेंडरी लायन रो के बारे में बताता है, जिसे लाखों में कोई एक ही कर पाता है। सामने खड़ा उसका ओपोनेंट उससे पूछता है कि क्या वह सच में यह मूव कर सकता है, लेकिन फेंग चुप रहता है और उसकी खामोशी उसके दुश्मन के गुस्से को और बढ़ा देती है। ओपोनेंट गुस्से में आकर फेंग पर लगातार हमले करने लगता है, लेकिन फेंग बहुत आसानी से उस हर अटैक को रोक लेता है जैसे वह कुछ भी नहीं हो। फिर अचानक फेंग अपने वेपन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और एक हिस्से को नाइफ की तरह इस्तेमाल करके तेजी से हमला करता है। इसके बाद वह अपने टीचर द्वारा सिखाए गए मूव को यूज करता है जिसे उसने पूरी तरह मास्टर कर लिया था। एक ही अटैक में येलो टीम का स्टूडेंट बाहर हो जाता है और ब्लू टीम की जीत हो जाती है। अब सबको यह यकीन हो जाता है कि फेंग सिर्फ एक नया स्टूडेंट नहीं बल्कि एक असली मॉन्स्टर बन चुका है। येलो टीम का कैप्टन अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि अगर वह ऐसे ही लड़ता रहा तो ज्यादा पिल्स लेने के बाद भी वह रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंग सिर्फ 2 पिल्स लेकर अपनी पूरी ताकत वापस पा लेता है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यह देखकर येलो टीम का कैप्टन डर जाता है और सोचता है कि आखिर यह इंसान किस टाइप का है। ल्यूक भी अनाउंस करता है कि फेंग ने न सिर्फ अपनी ताकत वापस पाई है बल्कि और ज्यादा पावरफुल हो गया है। प्रिंसिपल और टीचर्स यह देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास जरूर कोई मॉन्स्टर जैसी बॉडी है जो इतनी जल्दी पिल्स को पचा लेती है। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है जहां येलो टीम का चैन बिना इंट्रोडक्शन के ही गुस्से में फेंग पर हमला कर देता है। वह लगातार वार करता रहता है लेकिन फेंग को तो इस फाइट में मजा आने लगता है और वह हवा में जंप करके एक स्ट्रेट किक चैन के सीने पर मारता है जिससे वह एक ही वार में नॉकआउट हो जाता है। अब पूरा क्राउड फेंग को देखकर दंग रह जाता है और ल्यूक उससे पूछता है कि क्या वह फाइट कंटिन्यू करना चाहता है। फेंग सिर्फ सिर हिला देता है। तभी येलो टीम का कैप्टन खुद बिना रेफरी की परमिशन के मैदान में उतर आता है और फेंग पर हमला कर देता है। फेंग मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और कहता है कि उसने अभी तक पूरी तरह रिकवर भी नहीं किया है, लेकिन उसके पास लेवल अप सिस्टम था जो उसे बार बार मजबूत बना रहा था। सबको चौंकाते हुए वह अपने स्किल्स की मदद से हवा में उड़ने लगता है और टीचर्स सोचने लगते हैं कि इतने कम टाइम में उसने इतनी ट्रेनिंग आखिर की कैसे। फिर फेंग जमीन पर उतरकर कहता है कि यह फाइट बहुत आसान होने वाली है। इसके बाद दोनों की फाइट इतनी तेज हो जाती है कि ऑडियंस उन्हें अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाती। अचानक येलो टीम का कैप्टन अपनी पावर को 10 गुना बढ़ा लेता है और अपनी हिडन टेक्निक से शेर का रूप ले लेता है। यह देखकर क्राउड का सपोर्ट उसकी तरफ चला जाता है। तभी फेंग भी अपना रूप बदलकर ब्लू फिनिक्स का अवतार ले लेता है और अब फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। दोनों फैसला करते हैं कि आखिरी पंच से इस लड़ाई को खत्म करेंगे। थोड़ी देर रिकवर करने के बाद दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं और आखिर में फेंग खड़ा रह जाता है क्योंकि कैप्टन की ब्लड एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। मुश्किल से ही सही, लेकिन फेंग लगातार 3 राउंड जीतकर सबको चौंका देता है और इसी के साथ आज का कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में आपने देखा कैसे हमारे हीरो ने लगातार 3 राउंड जीतकर सबको हैरान कर दिया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है क्योंकि आगे उसे और भी खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा और उसकी पावर का असली रहस्य धीरे धीरे सामने आएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि अगली फाइट में कौन आएगा और क्या हमारा हीरो फिर से जीत पाएगा या नहीं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि अगला पार्ट होगा और भी ज्यादा धमाकेदार और इंटेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लड़ाई और नए ट्विस्ट के साथ। दूसरी तरफ हम वैंग और फेंगलिंग को देखते हैं जो डंजन के अंदर घुसे हुए थे और डंजन बॉस को हराने के बाद हाई लेवल के पिल्स इकट्ठा करने में लगे हुए थे। चारों तरफ टूटी हुई जमीन, बिखरी हुई चट्टानें और मरे हुए मॉन्स्टर्स पड़े थे जिससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ कितनी भयानक लड़ाई हुई है। वैंग बड़े घमंड के साथ फेंगलिंग से कहता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो, इसलिए सारे अच्छे और कीमती पिल्स मैं ही रखूंगा। यह सुनते ही फेंगलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह वैंग को घूरते हुए जवाब देता है कि अगर ताकत दिखानी है तो अभी दिखा देते हैं। इसके बाद दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को पावर अप करते हैं और भी गहराई में डंजन के अंदर बढ़ जाते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा ताकतवर पिल्स मिल सके। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरा एरिना फिर से दर्शकों से भर चुका था और कंपटीशन दोबारा शुरू होने वाला था। वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि कल के मैचों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वालों में फेंग का नाम भी शामिल है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी
क्योंकि उसने अकेले ही एक लाइन में 3 लोगों को हरा दिया था। लेकिन अब फेंग के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद उसे हाई लेवल के फाइटर्स के साथ पेयर कर दिया गया था। असली परेशानी यह नहीं थी कि वह हाई लेवल फाइटर्स से लड़ेगा, बल्कि सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका अगला मुकाबला उसके खुद के टीचर के साथ होने वाला था। यह सुनकर फेंग का दिल घबरा जाता है और वह तुरंत रेस्ट रूम की तरफ भागता है। रेस्ट रूम में पहुंचते ही फेंग अपने टीचर से मिलता है, जिनका नाम जिंगलू था और जिनके साथ उसकी अगली फाइट होने वाली थी। फेंग थोड़ा डरते हुए कहता है कि वह अपने सीनियर और अपने गुरु से लड़ाई नहीं करना चाहता। तब जिंगलू गंभीर आवाज में उसे समझाते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है और एक साथ ही मार्शल आर्टिस्ट को कभी भी अपनी लड़ाई से भागना नहीं चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। जिंगलू आगे कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो भी खड़ा हो तुम्हें उसे हराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में डंजन के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही जिंगलू डंजन्स का नाम लेते हैं, फेंग और उसके दोस्त चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डंजन्स के बारे में अब तक कुछ भी नहीं बताया गया था। इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हुए जिंगलू फेंग को सलाह देते हैं कि फाइनल फाइट से पहले वो अपने ट्रम्प कार्ड को किसी के सामने रिवील न करे। उनका कहना था कि सबसे अच्छा यही होगा कि अगले मैच में फेंग खुद ना उतरे, बल्कि अपने दोस्तों को लड़ने दे और खुद थोड़ी देर के लिए आराम करे। फेंग को भी लगता है कि उसने लगातार बहुत सारे मैच लड़ लिए हैं और अब उसे अपने टीचर की बात माननी चाहिए, इसलिए वह अगला मैच खेलने के बजाय अपने दोस्त डोंग और बाकी टीम मेंबर्स को फाइट के लिए भेज देता है। अब हमें इरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां सेकंड टूर्नामेंट की पहली फाइट शुरू होने वाली थी। इस बार रेड ग्रुप का एक फाइटर सामने आता है और उसके सामने ब्लू टीम की वही लड़की खड़ी होती है, जिसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, इसलिए सब उसे ब्लू वाली लड़की ही कहते थे। दोनों के बीच काफी देर तक जोरदार लड़ाई चलती है। दोनों एक दूसरे पर तेजी से अटैक करते हैं और पूरे एरिना में उनकी टक्कर की आवाज गूंजने लगती है। आखिर में ब्लू वाली लड़की अपने पैर से रेड ग्रुप के लड़के के शरीर पर इतनी जोरदार लात मारती है कि वह वहीं गिर जाता है और दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। इस तरह पहला मैच ब्लू टीम जीत जाती है और दर्शक तालियों से पूरा एरिना गूंजा देते हैं। लेकिन इसके बाद रेड टीम का कैप्टन खुद मैदान में उतरता है और अगली फाइट डोंग के साथ होती है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, डोंग तेजी से कैप्टन पर हमला कर देता है, लेकिन रेड टीम का कैप्टन बहुत ही अनुभवी और ताकतवर था। उसने डोंग के हमले को आसानी से ब्लॉक कर लिया और तुरंत अपना स्पेशल अटैक करने की तैयारी कर ली। डोंग के पास उस अटैक को रोकने का कोई तरीका नहीं था और जैसे ही वह हमला उस पर लगता है, डोंग जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। लेकिन डोंग बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त फेंग सब कुछ संभाल लेगा और टीम को आगे ले जाएगा। रेड टीम का कैप्टन यही नहीं रुकता और वह जोर से कहता है कि अगला कंटेस्टेंट भेजो। इस बार ब्लू टीम की तरफ से चेंग नाम की लड़की मैदान में आती है। चेंग आते ही कैप्टन पर लगातार हमले करना शुरू कर देती है, लेकिन कैप्टन बड़ी आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है। फिर कैप्टन पलटकर उस पर हमला करता है, लेकिन चेंग भी फुर्ती से बच जाती है। तभी चेंग अचानक एक रॉड निकालती है और पूरी ताकत से कैप्टन की तरफ वार करती है। इस बार रॉड सीधे कैप्टन के सीने में घुस जाती है और वह पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि चेंग आखिर में हार जाती है, लेकिन वह बिल्कुल भी दुखी नहीं होती, क्योंकि वहां बैठी ऑडियंस और उसके सारे टीममेट्स उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भले ही तुम हार गई हो, लेकिन तुमने अपना बेस्ट दिया और पूरी कोशिश की है। इसी दौरान दूसरी तरफ फिर से वैंग और फेंगलिंग का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत तेजी से भाग रहे थे। उन्हें एक बहुत ही अच्छा ब्लड नर्चरिंग पिल तो मिल गया था, लेकिन उनका पीछा कर रहे थे कई 5th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वैंग और फेंगलिंग दोनों मिलकर भी उन्हें हरा नहीं सकते थे। मजबूर होकर वैंग उस कीमती पिल को वहीं छोड़ देता है और दोनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। सीन वापस एरिना में शिफ्ट होता है, जहां ब्लू टीम पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जीत हासिल कर सके, लेकिन रेड टीम के कैप्टन के बदले में जो नया फाइटर आया था वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने 2 मिनट से भी कम समय में ब्लू टीम के एक सदस्य को हरा दिया। इस तरह फाइनल्स में पहुंचना फेंग की टीम के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। फेंग को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह सोचने लगता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्लू टीम कुछ राउंड्स जीतने में कामयाब हो जाती है और इसी वजह से वे लोग आखिरकार फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि फेंग की टीम ने फाइनल्स में अपनी जगह तो बना ली थी, लेकिन टीम के ज्यादातर लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तभी वहां उनके टीचर आते हैं और सभी को समझाते हैं कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो और हिम्मत बनाए रखो। इसके बाद फेंग भी आगे आता है और अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कुछ मजबूत शब्द बोलता है, जिससे सभी के अंदर फिर से जोश और लड़ने की ताकत भर जाती है और वे आने वाले फाइनल मुकाबले के लिए खुद को तैयार करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि फाइनल्स के लिए जाने वाले 3 बच्चे आखिर कौन होंगे, तो टीचर जवाब देती है कि यह फैसला उनके लीडर फेंग ही करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस समय घायल हैं और फुल पावर में नहीं है। उसी वक्त एक लड़की खड़ी होकर कहती है कि अगर फेंग चाहे तो वह भी लड़ सकती है, लेकिन टीचर उसके स्वभाव को लेकर चिंतित रहती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जेंटल और सॉफ्ट नेचर की है।
दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फाइनल टूर्नामेंट को लेकर जबरदस्त हाइप बनी हुई होती है और हर जगह इसी की चर्चा चल रही होती है। फिर आखिरकार वह दिन आ रहे जाता है जब फाइनल टूर्नामेंट शुरू होता है और सबसे पहले दोनों टीमों के बॉक्सर आमने सामने आते हैं। फेंग की टीम से जिनवू मैदान में उतरता है, जो अपनी स्पीड और एजिलिटी के लिए जाना जाता है और अपने तेज मूवमेंट से लगातार स्ट्राइक्स लैंड करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि जिनवू जीतने वाला है, लेकिन तभी उसका अपोनेंट अचानक लेवल अप करता है और एक ही सेकंड में उसे हरा देता है। साथ ही स्टाइल में कहता है कि वह सेकंड राउंड के लिए भी यहीं रुकेगा। अब सेकंड राउंड के लिए फेंग उसी लड़की को भेजता है जिसका नाम चैन होता है और वह सामने आते ही कहती है कि बेहतर होगा वह सरेंडर कर दे क्योंकि वह उसे हरा देगी। अपोनेंट उसे कमजोर समझकर अंडर एस्टिमेट करता है और अपने मैजिक से एक फायर पंच चैन पर मारता है, जिससे चैन वहीं पर नॉकआउट हो जाती है। जैसे ही अनाउंसर ब्लू टीम की हार घोषित करने वाला होता है, तभी चैन अचानक उठ खड़ी होती है क्योंकि उसकी रिवाइवल पिल ने उसे फिर से ताकत दे दी होती है। चैन तो रिकवर हो जाती है, लेकिन उसका अपोनेंट बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा मैजिक इस्तेमाल कर लिया था। इस तरह दोनों टीमों के एक राउंड पूरे हो जाते हैं और अब रेड टीम अपने सबसे ताकतवर फाइटर को भेजती है। वह आते ही चैन पर पंचों की बारिश कर देता है, लेकिन चैन भी पीछे नहीं हटती और अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है, जो इतना ताकतवर होता है कि उसके हर अटैक सीधे अपोनेंट पर लगते हैं। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि रेड टीम हारने वाली है, मगर तभी वह फाइटर चैन का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और अपनी फैमिली की ट्रेजर तकनीक इस्तेमाल करता है, जो जानलेवा साबित हो सकती थी। ठीक उसी समय फेंग बीच में आकर उस खतरनाक अटैक को रोक देता है और सबको दिखा देता है कि वह इस टूर्नामेंट को जीतने का हकदार क्यों है। फेंग सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस स्ट्रॉन्ग फाइटर को बुरी तरह हरा देता है और अब आखिरी लड़ाई दोनों टीम लीडर्स के बीच होती है। रेड टीम का कैप्टन हैंग बिना किसी इंट्रोडक्शन के फेंग पर अटैक कर देता है और फेंग अपना स्पेशल मूव ब्लड ब्रस्ट फ्रेंजी इस्तेमाल करता है, लेकिन हैंग अपने ही मूव से उस अटैक को हवा में रोक देता है। इसके बाद हैंग पीछे से डंडे से फेंग के सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे फेंग बुरी तरह घायल हो जाता है। फेंग चुपचाप कुछ पिल्स खाकर अपने सिस्टम की मदद से जल्दी रिकवर करता है और फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। उधर अस्पताल में पड़े वेंग और फ्रैंकलिन टीवी पर यह सब देखकर हैरान होते हैं कि 2 पिल्स से फेंग इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। फिर से बैटलफील्ड में हैंग लगातार फेंग पर अटैक करता है और फेंग उन हमलों को डॉज नहीं कर पाता, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और इतनी बुरी हालत में होता है कि न हिल पाता है और न बोल पाता है। जब सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है और टूर्नामेंट हार चुके हैं, तभी फेंग अचानक सिस्टम की दुनिया में चला जाता है और पूरी तरह रिकवर होकर वापस आ जाता है। बाहर की दुनिया में वह दिखाता है कि उसने कोई रिकवरी पिल ली है, लेकिन असल में यह सिस्टम का कमाल होता है। हैंग कहता है कि अब उसका कोई भी पुराना अटैक काम नहीं करेगा, मगर फेंग गुस्से में अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है और टाइगर ब्रेक्स द आर्मी नाम का खतरनाक अटैक करता है। यह अटैक इतना शक्तिशाली होता है कि उसी से मैच का फैसला हो जाता है और फेंग जीत जाता है। इसके बाद वह समझ जाता है कि सिर्फ सिस्टम पर निर्भर रहना काफी नहीं है, इसलिए वह खुद से और ज्यादा मेहनत करने का फैसला करता है। कुछ समय बाद फेंग अपने दोस्तों से मिलता है जो पूरी तरह रिकवर हो चुके होते हैं और उसे बधाई देते हैं। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ट्रेन में बैठा फेंग अखबार पढ़ते हुए कहता है कि उसे इस मैच में 2nd रैंक मिला है। तभी डोंग कहता है कि अगर वह चाहे तो 1st रैंक भी पा सकता है, बस उसे वैंग को हराना होगा। फेंग जोश में कहता है कि वह अपने बड़े भाई को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है और शाम होते ही एक इमोशनल मोमेंट में अपने माता पिता से मिलने पहुंच जाता है। अगली सुबह हमें फेंग दिखाई देता है, जो बहुत ही आराम और खुशी के साथ अपने घर में उठता है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वह आखिरकार अपने ही घर में चैन से सो पाया था। इतने दिनों तक लगातार फाइट और ट्रेनिंग करने के कारण उसका सिस्टम काफी लेवल अप हो चुका था, लेकिन इसके पीछे उसे बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। फेंग खुद सोचता है कि इस पूरे समय में उसने करीब 10 मिलियन तक खर्च कर दिए हैं और अब तो हालत यह हो गई है कि उसके सिस्टम का अगला अपग्रेडेशन ही उससे 1 मिलियन मांग रहा है। वह इस बात को सोचते हुए थोड़ा हैरान भी होता है और समझ जाता है कि अगर उसे आगे और ज्यादा ताकतवर बनना है तो उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी जब फेंग घर के बाहर आता है तो अचानक से एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुक जाती है और उसमें से एक ऑफिसर उतरता है, जो सीधे फेंग के पास आकर कहता है कि सर फेंग पिंग, आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। वह बताता है कि आपने टूर्नामेंट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है, इसीलिए उनकी तरफ से आपको एक नया घर गिफ्ट किया जा रहा है। यह सुनकर फेंग कुछ देर के लिए पूरी तरह शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद फेंग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सब कुछ पूरी तरह लीगल तरीके से हो रहा है। जब सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो वह अपने पिता, अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को साथ लेकर उस नए घर में पहुँचता है। वह घर इतना बड़ा और शानदार होता है कि उसे देखकर उसके माता पिता को अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। उनके लिए यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा।
फेंग उन्हें समझाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह घर उसे पूरी तरह लीगल तरीके से मिला है। यह सुनने के बाद घर का माहौल काफी खुश हो जाता है और तभी उसकी छोटी बहन सबसे पहले दौड़कर अपने लिए एक कमरा चुनने चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद नया साल भी आ जाता है और हर जगह लोग खुशी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फेंग भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और बातचीत के दौरान कहता है कि इस बार वह टूर्नामेंट में सेकंड रैंक पर आया था। तभी अचानक फेंग को उसके एक पुराने दोस्त का फोन आता है जो उसे अपने फैमिली डिनर पर इनवाइट करता है। फेंग अपने दोस्तों के चेहरे की तरफ देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को भी साथ लेकर चलूंगा। कुछ देर बाद फेंग और उसके दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था। वहां का एंट्रेंस ही देखकर साफ समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि काफी हाई लेवल का स्थान है। लेकिन वहां का माहौल थोड़ा अजीब और डिस्टर्बिंग सा भी महसूस हो रहा था। तभी वहां से एक घमंडी सा लड़का गुजरता है जो बिना किसी वजह के फेंग और उसके दोस्तों को कुछ सुनाकर चला जाता है। इसके कुछ ही समय बाद वहां वैंग आता है जो फेंग से मिलकर उसे उसके शानदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता है और कहता है कि उसने टूर्नामेंट में सच में कमाल कर दिया था। वैंग उसे बताता है कि इस एकेडमी के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घमंडी हैं और वह चाहता है कि फेंग उन्हें थोड़ा उनकी औकात दिखा दे। हालांकि फेंग अभी टूर्नामेंट खत्म करके आया था, इसलिए वह पहले मना करने की कोशिश करता है क्योंकि वह अभी दोबारा फाइट नहीं करना चाहता था। लेकिन वैंग उसे समझाता है कि यह लड़ाई फ्री में नहीं होगी और इसके बदले उसे हाई क्वालिटी के ब्लड पर रिफाइनिंग पिल्स दिए जाएंगे। फेंग कुछ देर सोचता है और उसे लगता है कि अगर उसे यह पिल्स मिल जाए तो उसका काफी खर्च कम हो सकता है। इसलिए आखिरकार थोड़ी देर सोचने के बाद वह इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फेंग, उसके दोस्त और वैंग सब मिलकर एकेडमी के अंदर जाते हैं और सीधे प्रिंसिपल से बात करते हैं। वहाँ फेंग एक प्रपोजल रखता है और कहता है कि वह मॉड एकेडमी से है और अगर चाहे तो यहाँ के कई स्टूडेंट्स को हरा सकता है। वह चाहता है कि उसे यहाँ के स्टूडेंट्स से लड़ने का मौका दिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल कमजोर या बेकार साबित हो उन्हें एकेडमी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। फेंग कहता है कि बेहतर होगा कि एकेडमी अपने रिसोर्सेज और ब्लड रिफाइनिंग पिल उन स्टूडेंट्स पर खर्च करे जो सच में मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। प्रिंसिपल कुछ देर सोचने के बाद फेंग की बात मान जाती है और इस तरह एक खास फाइट का आयोजन किया जाता है। वैंग सबके सामने घोषणा करता है कि अब एक बैटल होगी जिसमें धीरे धीरे सभी फाइटर्स एलिमिनेट होते जाएंगे और जो आखिर तक बचेगा वही इस एकेडमी का किंग कहलाएगा। नंगो एकेडमी के स्टूडेंट्स पहले से ही बहुत घमंडी होते हैं, इसलिए वे भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी बाहरी स्टूडेंट उन्हें हरा नहीं सकता। इसके बाद फाइट शुरू होती है जिसमें मॉड एकेडमी का एक फाइटर और नंगो एकेडमी का एक फाइटर आमने सामने आते हैं। लेकिन यह मुकाबला पूरी तरह एक तरफा साबित होता है क्योंकि वैंग का दोस्त भी लगभग उसी लेवल का फाइटर था। वो अपने मार्शल आर्ट्स मैजिक का इस्तेमाल करके एक रस्सी जैसी तकनीक बनाता है और अपने अपोनेंट को बांधकर आसानी से जमीन पर गिराकर हरा देता है। हालांकि वह चाहता तो दूसरे राउंड में भी लड़ सकता था, लेकिन वह पीछे हट जाता है और कहता है कि अब फेंग को जाने देना चाहिए। तभी स्टेज पर फेंग आता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि आखिर किसमें हिम्मत है जो उससे लड़ सके। फेंग जानबूझकर थोड़ा घमंडी अंदाज दिखा रहा था ताकि सामने वालों को लगे कि वह उन्हें नीचा दिखा रहा है। तभी उससे लड़ने के लिए एक लड़की आगे आती है जिसका नाम सुनकर फेंग उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि उसका नाम बहुत अजीब है। इससे उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत फेंग पर हमला कर देती है। लेकिन फेंग उसके हर अटैक को आसानी से डॉज करता रहता है और उसे चिढ़ाते हुए खेलता है। आखिरकार ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वह सिर्फ एक ही हिट में उसे हरा देता है। इसके बाद तीसरे राउंड के लिए एक ग्रे बालों वाला लड़का आता है जो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फेंग उससे पहले ही उसे भी एक ही बार में हरा देता है और कहता है कि यहाँ छोटे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। अब भीड़ में मौजूद लोग फेंग के इस रवैये से काफी गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह उनकी एकेडमी का अपमान कर रहा है। तभी चौथे राउंड के लिए एक और मार्शल आर्टिस्ट मैदान में आता है और उसके आते ही उसके चारों तरफ से निकल रही फ्लेम्स और उसकी खतरनाक ऑरा महसूस की जा सकती थी। उस फाइटर की मौजूदगी ही बता रही थी कि वह बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फेंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि अब जाकर कोई असली अपोनेंट सामने आया है और अब उसे सच में लड़ने का मजा आने वाला है। फेंग अपने वेपन को साइड में फेंक देता है और अपने अपोनेंट को सीधी आंखों में देखते हुए कहता है कि अब यह लड़ाई बराबरी की होगी। वह साफ बोल देता है कि अब वह भी खाली हाथों से ही लड़ेगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सामने वाला फाइटर पहले से ही बहुत खतरनाक था। लड़ाई शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर तेजी से पंचेस बरसाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में फेंग के हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है और हर वार के साथ उसके हाथों में दर्द भी बढ़ने लगता है। इसके उलट उसके अपोनेंट के हाथों पर लगभग कोई असर नहीं पड़ रहा था, जैसे उसके शरीर को चोट का एहसास ही नहीं हो रहा हो। असल में फेंग अभी तक इस फाइट को थोड़ा मजाक में ले रहा था और अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यही गलती उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है। उसका अपोनेंट इस मौके को पहचान लेता है, बिल्कुल सही समय पर अपना सबसे खतरनाक अटैक लॉन्च कर
देता है। वह हमला इतना अचानक और तेज था कि फेंग के पास बचने का कोई मौका ही नहीं बचता। अगले ही पल वह अटैक सीधा फेंग पर लगता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी आग की तरह जल उठी हो। के बाद फेंग इतनी बुरी तरह कमजोर हो जाता है कि उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। फेंग जमीन पर गिरने की कगार पर होता है और कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन फेंग हार मानने वालों में से नहीं था। वह पूरी कोशिश करके धीरे धीरे उठता है और अपने अंदर बची हुई आखिरी ताकत को इकट्ठा करता है। फिर वह अपने फिस्ट कसकर पकड़ता है और दोबारा अपने अपोनेंट के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक क्लोज कॉम्बैट शुरू और उनका हो जाता है, जहां दोनों लगातार एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। हर पंच के साथ दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। दोनों फाइटर्स अपनी पूरी एनर्जी लगाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। धीरे धीरे साफ दिखने लगता है कि फेंग की एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। उसका शरीर थक चुका था और उसकी सांसें भी भारी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वह हार नहीं सकता, क्योंकि उसके मास्टर वैंग ने उसे साफ कहा था कि उसे हर हाल में जीतना है और फेंग के लिए अपने मास्टर की बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी। इसी सोच के साथ फेंग अचानक एक अलग तरीका अपनाता है। जब उसके हाथों में ताकत कम पड़ने लगती है तो वह अपने सिर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बार बार अपने सिर से अपोनेंट पर हमला करता है और लगातार तब तक करता रहता है जब तक कि सामने वाला फाइटर पूरी तरह टूट नहीं जाता। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि अब फेंग पूरी तरह अपने कंट्रोल से बाहर जा चुका था। आंखों में सिर्फ जीतने की जिद दिखाई दे रही थी। आखिरकार लगातार हमलों के बाद उसका ओपोनेंट हार मान लेता है और फेंग इस भयंकर लड़ाई को जीत जाता है। लेकिन जिस तरह से उसने यह जीत हासिल की थी वह देखकर सभी लोग हैरान थे। यहाँ तक कि मास्टर वैंग भी इस नतीजे को देखकर काफी शौक में थे। उन्होंने शायद उम्मीद की थी कि फेंग जीतेगा, लेकिन इस तरह की पागलपन भरी लड़ाई की उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद वैंग खुद स्टेज पर आते हैं और फेंग को रोकते हैं, क्योंकि फेंग अभी भी गुस्से में था। फिर वैंग वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो वह अभी भी फेंग को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अभी जो लड़ाई सभी ने देखी थी उसके बाद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह स्टेज पर आए। सबको साफ समझ आ चुका था कि फेंग अभी किस लेवल पर पहुंच चुका है। जब कोई भी आगे नहीं है आता तो वैंग थोड़ी सख्त आवाज में कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर बस इतनी ही हिम्मत थी तो फिर तुम लोग इतना घमंड किस बात का दिखा रहे थे। यह सुनकर वहां मौजूद एकेडमी के सभी बच्चों को एहसास हो जाता है कि उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। असली ताकत हासिल करने के लिए सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। अगले दिन हम फेंग को एकेडमी के अंदर चलते हुए देखते हैं। वह अभी भी पिछली लड़ाई के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक टीचर लू उसके सामने आती है और उससे कहती है कि उन्हें उससे एक बहुत जरूरी काम है। वह उसे याद दिलाती है कि वह बाद में उनके ऑफिस में जरूर आए, क्योंकि उन्हें उससे कुछ खास बात करनी है। फेंग को समझ नहीं आता कि आखिर टीचर लू को उससे क्या काम हो सकता है, लेकिन वह सिर हिलाकर हामी भर देता है। जैसे ही फेंग एकेडमी के अंदर आगे बढ़ता है तभी उसकी नज़र फ्रैंकलिन पर पड़ती है। वह एक दूसरे स्टूडेंट को बुरी तरह पीट रहा था। असल में वहाँ एक टेस्ट मैच चल रहा था जहाँ स्टूडेंट्स अपनी ताकत को परख रहे थे। फ्रैंकलिन काफी घमंडी अंदाज में फाइट कर रहा था। तभी वह फेंग को देखता है और मुस्कुराते हुए उसे आवाज देता है। वह कहता है कि फेंग, क्या तुम भी मेरे साथ लड़ना चाहते हो? अगर तुम्हें भी पीटना है तो तुम यहाँ आ सकते हो। लेकिन फ्रैंकलिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी अचानक टीचर लू वहाँ पहुँचती हैं और एक ही मुक्के में उसे हवा में उड़ा देती हैं। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स तुरंत शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि टीचर लू मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसके बाद फेंग टीचर लू के साथ उनके ऑफिस की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर टीचर लू उसे एक खास जगह के बारे में बताती है। वह कहती है कि यह जगह खास तौर पर ब्रेक थ्रू के लिए बनाई गई है। फिर वह उसे समझाती है कि 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट कितना ताकतवर होता है। उदाहरण के लिए वह फ्रैंकलिन का नाम लेती है और बताती है कि अगर वह चाहे तो अकेले ही मिड लेवल के 10 मार्शल आर्टिस्ट्स को संभाल सकता है। फिर टीचर लू फेंग की तरफ देखकर कहती है कि उनकी जानकारी के अनुसार वह भी 3rd लेवल तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए उन्होंने एक खास कंसंट्रेशन कैंप तैयार किया है। अगर फेंग चाहे तो वह वहां जाकर अपना ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता है। फेंग काफी उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब वह उस जगह का प्राइस पूछता है तो कीमत सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर भी काफी सोचने के बाद वह वहां ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ समय बाद फेंग उस खास चैम्बर के अंदर बैठकर मेडिटेशन शुरू करता है। तभी अचानक वहां नीले रंग के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में तैरते हुए दिखाई देने लगते हैं। यह पार्टिकल्स उसकी मेडिटेशन की स्पीड को 100 गुना तक बढ़ा देते हैं। फेंग गहरी एकाग्रता के साथ अपने माना चैनल्स को जोड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा एक नई दिशा में बहने लगती है और अंततः वह अपने ब्रेक थ्रू को हासिल कर लेता है। फेंग आखिरकार 3rd लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। इस उपलब्धि के बाद वह बेहद खुश हो जाता है और तुरंत टीचर लू के पास जाकर उनसे 3rd लेवल की ब्लड मास्टरिंग पिल्स मांगने लगता है।
लेकिन टीचर लू उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसी बीच कहानी का फोकस मॉड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की तरफ जाता है। वह दूसरे टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि अब समय आ चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है कि कुछ स्टूडेंट्स को डंजन्स में भेजा जाए। यह सुनकर बाकी टीचर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फैसला बहुत खतरनाक हो सकता है। आखिर डंजन्स के अंदर क्या है, इस बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन चाहे वे स्टूडेंट्स को भेजें या नहीं, उन्हें उन डंजन्स पर नज़र रखना ही होगा क्योंकि वहां से निकलने वाली चीज़ों के लिए दुनिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो एक सीक्रेट ट्रेनिंग एरिया में जा रहा था। यह जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जो 3rd रैंक तक पहुँच चुके थे। तभी अचानक वहाँ शू आती है और फेंग से पूछती है कि क्या उसने उसके टीचर को कहीं देखा है। फेंग मना देता है। इसके बाद दोनों साथ में अंडरग्राउंड एरिया की तरफ जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो ट्रक से 2 लोगों की डेड बॉडी बाहर निकाली जाती है। यह देखकर फेंग और शू दोनों ही चौंक जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि यह मौतें डंजन के अंदर हुई थी। वहीं शू अपने टीचर को देखती है जिनका हाथ बुरी तरह कट चुका था। प्रिंसिपल बताते हैं कि 6 हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट अचानक लापता हो चुके हैं। यह सुनकर फेंग गहरे सदमे में चला जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर उन डंजन्स के अंदर ऐसा क्या है जो इतने ताकतवर लोगों को भी खत्म कर सकता है। कुछ देर बाद उन सभी के लिए फ्यूनरल किया जाता है। जो लोग मारे गए थे उनके परिवार और दोस्त वहां रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान एक बड़े मिशन के लिए दी थी। अगली सुबह एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को डंजन्स के बारे में समझाती है। वह बताती है कि यह डंजन्स करीब 800 साल पहले पहली बार सामने आए थे, जब एक बहुत बड़े भूकंप के बाद उनका गेट खुल गया था। जब इंसानों ने अंदर जाने की कोशिश की तो एंट्रेंस पर ही कई लोग मारे गए। कहा जाता है कि सिर्फ एंट्रेंस पर ही लेवल 8 के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद होते हैं। दुनिया में कुल 22 डंजन्स हैं और उनके अंदर ऐसे खतरनाक बीस्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में इंसानों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि उन डंजन्स के अंदर बेहद कीमती रिसोर्सेज भी छिपे हुए हैं। इसके बाद क्लास खत्म होती है और हम देखते हैं कि टीचर बाहर निकल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शू अभी भी अपनी टीचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड बैठी होती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। लेकिन तभी उसकी टीचर उसे समझाते हुए कहती है कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह खुद उसे नहीं सिखा सकती तो टीचर लू ज़रूर उसे ट्रेनिंग देंगी। यह सुनकर शू को थोड़ी उम्मीद तो मिलती है, लेकिन तभी कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आता है क्योंकि जैसे ही हम टीचर लू को देखते हैं वह सीधे बोल देती हैं कि पहले वह शू का टेस्ट लेंगी और उसके बाद ही तय करेंगी कि उसे सिखाना भी है या नहीं। उधर माहौल थोड़ा भारी ना हो जाए, इसलिए फेंग तुरंत बीच में कूद पड़ता है और इधर उधर की बातें करने लगता है ताकि शू को यह सब सुनकर बुरा ना लगे। तभी टीचर लू फेंग को एक स्क्रॉल देती है और कहती है कि जब वह डंजन के पास पहुंचेगा तो वहाँ उसे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मिलेगा। उसे यह स्क्रॉल दे देना और साथ ही यह कहना मत भूलना कि उसके बच्चे आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं। यह बात सुनकर फेंग भी थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि इस मिशन के पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है। अगले ही सीन में हम फेंग को एक दुकान में देखते हैं जहां वह दुकानदार से कहता है कि उसे कुछ हाई लेवल ग्रेड की पिल्स चाहिए। थोड़ी मोल भाव के बाद वह कई महंगी पिल्स खरीद लेता है क्योंकि उसे पता है कि डंजन में जाने के बाद हर छोटी चीज जान बचा सकती है। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और आखिरकार वही दिन आ गया जब उन्हें डंजन में रेड के लिए जाना था। फेंग अकेला नहीं था, उसके साथ उसके कुछ टीचर्स और उसके कुछ अच्छे दोस्त भी थे जो इस मिशन में उसके साथ जाने वाले थे। जाने से पहले प्रिंसिपल सबको रोककर कहते हैं कि अब तक उन्होंने जो भी सीखा है उसे दिखाने का वक्त आ चुका है। वह सबको भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स पर पूरा विश्वास है कि वे इस रेड को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। इसके बाद सब लोग एक बस में बैठकर डंजन की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे सफर के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर था। कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा था क्योंकि सबको अच्छी तरह पता था कि वे किसी पिकनिक पर नहीं जा रहे बल्कि ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी है। कुछ समय बाद वे लोग आखिरकार डंजन के एरिया में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले टीचर नीचे उतरते हैं और गार्ड्स को एक स्पेशल कार्ड दिखाते हैं जिससे उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। जैसे ही वे लोग अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा लॉबी एरिया आता है। उस लॉबी के बीचों बीच एक बड़ी बिल्डिंग होती है जहां अलग अलग क्वेस्ट लिखे हुए होते हैं। अब वहां मौजूद हर पार्टी को तय करना होता है कि कौन सी टीम कौन सा क्वेस्ट पूरा करेगी। वहीं एक ऐसा एरिया भी होता है जहां लोग अपने रेयर आइटम्स को बेच सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही फेंग और उसके दोस्त अंदर आते हैं वहां के गार्ड्स बहुत ही ज्यादा सख्त दिखाई देते हैं
फेंग को अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा और बहुत पुराना एंशियंट एहसास महसूस होता है, जैसे यह जगह किसी रहस्यमयी इतिहास को अपने अंदर छुपाए हुए हो। तभी वहां मौजूद एक गार्ड उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि यह जगह बेहद खतरनाक है और अगर जरा सी भी गलती हुई तो यहाँ जान जाना तय है। इसलिए वह उन्हें सलाह देता है कि किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग मत होना, वरना जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। यह बात सुनते ही सब लोग और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक रेड पोर्टल दिखाई देता है। ज्यादा देर न करते हुए फेंग फैसला करता है कि सबसे पहले वही अंदर जाएगा। जैसे ही वह पोर्टल को छूता है तो अचानक वह चौंक जाता है। फेंग का यह रिएक्शन देखकर बाकी सब लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन अगले ही पल फेंग हंसते हुए कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर उसका एक दोस्त इतना चिढ़ जाता है कि उसे सीधा मारकर पोर्टल के अंदर धकेल देता है। जैसे ही फेंग अंदर पहुंचता है वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। यह एक छोटी सी स्पेस होती है जो पूरी तरह मैजिक से बनी हुई लगती है। वहाँ मौजूद टीचर बताते हैं कि जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ेंगे यह जगह और भी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी, इसलिए सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा क्योंकि यहाँ हर किसी को खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें उनका गाइड मिलता है जिसका नाम जनरल बो होता है। वह उन्हें आगे लेकर जाता है और कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा सिटी टाइप एरिया दिखाई देता है। जनरल बो बताता है कि कभी यह जगह बहुत ही शांत और सुरक्षित हुआ करती थी, लेकिन जब से दुश्मनों ने यहाँ हमला करना शुरू किया है तब से यह एरिया बेहद खतरनाक बन चुका है। वह यह भी बताता है कि पिछले साल ही यहाँ पर दुश्मनों के हमले लगभग 6 गुना बढ़ चुके हैं। तभी वहाँ एक और बूढ़ा आदमी आता है जो इस पूरे इलाके के बारे में विस्तार से बताता है। वह कहता है कि इस जगह को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ का हर कोना खतरे से भरा हुआ है। हालत इतनी खराब है कि अगर यहाँ कोई मर जाए तो उसे दफनाने तक की जगह नहीं मिलती। इसी दौरान टीचर फेंग से कहते हैं कि अब उसे थोड़ा आगे अकेले जाना होगा। यह सुनते ही फेंग पूरी तरह चौंक जाता है और पूछता है कि टीचर आखिर वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब टीचर उसे याद दिलाते हैं कि वह उनकी पूरी जनरेशन का सबसे मजबूत स्टूडेंट है और उसने खुद कहा था कि वह वैंग जैसा बनना चाहता है। फिर वह बताते हैं कि वैंग ने भी एक बार अकेले डंजन में जाकर 5 लेवल के मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। इसलिए अगर फेंग सच में वैंग जैसा बनना चाहता है तो उसे थोड़ा खतरा उठाना ही होगा। यह सुनकर फेंग गहरी सांस लेता है और आखिरकार फैसला करता है कि वह अकेले आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है अचानक किसी रहस्यमयी ताकत के कारण वह वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। अब फेंग अपने टीचर्स और दोस्तों से पूरी तरह बिछड़ चुका होता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह खुद ही उन्हें ढूंढे। अपने दोस्तों को खोजते खोजते वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक एक मास्क पहने वॉरियर उस पर हमला कर देता है। लेकिन फेंग की रिफ्लेक्स बहुत तेज होती है, इसलिए वह तुरंत खतरा पहचान लेता है और एक ही वार में उस वॉरियर को जमीन पर गिरा देता है। जब वह पास जाकर उसके लॉकेट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह लेवल 3 वॉरियर था। तभी अचानक उसे आसपास कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह तुरंत झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। छुपकर देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ कई और मास्क वाले वॉरियर्स आ चुके हैं। साथ ही की लाश देखकर वे बेहद गुस्से में है। फेंग झाड़ियों के पीछे बैठे बैठे टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वे लोग उसकी की को महसूस कर लेते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि वह पास ही छुपा हुआ है। अब फेंग पूरी स्पीड से वहां से भागने लगता है और वे सारे वॉरियर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे बल्कि बेहद खतरनाक थे। फेंग बस भागता ही जा रहा था, मन उम्मीद कर रहा था कि उसके दोस्त तरह उसे ढूंढ लें। उधर दूसरी तरफ टीचर और बाकी लोग उसी वॉरियर की लाश तक पहुंच जाते हैं जिसे फेंग ने मारा था। इसे देखकर टीचर तुरंत समझ जाते हैं कि अगर यह काम फेंग का है तो इसका मतलब है कि वह इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। तरफ फेंग लगातार भागते भागते एक खुली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसके सामने एक पीले रंग का विशाल शेर जैसा क्रिएचर आ खड़ा होता है। अब हालत ये हो चुकी थी कि पीछे खतरनाक वॉरियर्स और सामने ये भयानक जानवर। फेंग को सच में लगने लगता है कि शायद आज उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन तभी अचानक वह खड़े सारे वॉरियर्स पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। यह नज़ारा देखकर फेंग खुद हैरान रह जाता है। इसके बाद वह शेर धीरे धीरे फेंग के पास आता है और उसे घूरने लगता है जैसे अभी हमला करने वाला हो। लेकिन कुछ ही पलों बाद फेंग को एहसास होता है कि वह शेर उसे नहीं बल्कि उसके पीछे किसी मैजिकल स्टोन को घूर रहा था। फेंग तुरंत दिमाग लगाता है और बिना टाइम वेस्ट किए वह उस मैजिकल स्टोन को निकालकर दूर फेंक देता है। जैसे ही स्टोन दूर गिरता वह क्रिएचर भी उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। फेंग के दिमाग में तुरंत आता है कि अरे वाह, ये डंजन के क्रिएचर्स तो थोड़े बुद्धू निकले। बस फिर क्या था, मौका देखते ही फेंग पूरी स्पीड में वहां से भागने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद अचानक उसके पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं। वह मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वही शेर जैसा क्रिएचर उसे पकड़ चुका है। अब वह क्रिएचर फेंग को जकड़कर उसके शरीर से वाइटल एनर्जी और की को खींचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे फेंग कमजोर होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था।
फेंग के पास सिस्टम होने की वजह से उसकी की किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। इस वजह से वह क्रिएचर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस लड़के की खत्म ही क्यों नहीं हो रही। कुछ देर बाद जब उस क्रिएचर का पेट भर जाता है तो वह वहीं पास में जाकर सो जाता है, जबकि फेंग की अभी भी खत्म नहीं हुई थी। असल में सिस्टम की वजह से उसकी एनर्जी लगभग अनलिमिटेड थी, इसलिए वह मरने से बच जाता है और चुपचाप वहीं पड़ा रहता है ताकि वह क्रिएचर जाग न जाए। दूसरी तरफ उसी क्रू का एक मेंबर फेंग को खोज रहा था और उसे अच्छी तरह पता था कि इस जंगल में एक ऐसा मॉन्स्टर भी रहता है जो लेवल 8 मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर फेंग का उससे सामना हो गया तो उसके बचने का कोई चांस नहीं है। उधर फेंग धीरे धीरे उस सोए हुए शेर को थोड़ी थोड़ी वाइटल एनर्जी देता रहता है ताकि वह सोता ही रहे। तभी कुछ देर बाद वही मास्क वाले वॉरियर्स फिर से उस इलाके से गुजरते हैं जो पहले उसका पीछा कर रहे थे। फेंग यह देखकर दिमाग चलाता है और सोचता है कि क्यों ना इस सोते हुए मॉन्स्टर को ही इनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए। वह धीरे धीरे उस शेर का ध्यान उधर डाइवर्ट करता है और फिर क्या 2 मिनट के अंदर ही वह क्रिएचर उन सभी वॉरियर्स को चीर फाड़ कर खत्म कर देता है और फिर आराम से वापस जाकर सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फेंग भी मौका देखकर चुपके से वहां जाता है और उन वॉरियर्स के पास से सारे कीमती आइटम्स उठा लेता है क्योंकि उसे पता है कि इन्हें बेचकर अच्छी खासी रकम मिल सकती है। उसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे एक बहुत अजीब नज़ारा दिखाई देता है। वहाँ बहुत सारे लोग झुंड में खड़े थे, सबने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके सिर के ऊपर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। यह देखकर फेंग का दिमाग घूम जाता है, इसलिए वह फिर से वापस जाकर उस शेर के पास बैठ जाता है क्योंकि कम से कम वह मॉन्स्टर अभी उसका दुश्मन नहीं बना था। तभी वह अपने सिस्टम को चेक करता है और देखता है कि अगर उसे लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो उसे 2 मिलियन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही सिस्टम उससे ब्लड सेक्रीफाइस भी मांग रहा है। फेंग तुरंत सोचता है कि अभी यह करना सही नहीं होगा वरना हालत और खराब हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वह मजाक में उस शेर से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वह यहाँ से बचकर चला गया तो वापस आकर उसे ढेर सारी की और ढेर सारे शिकार लाकर देगा। यह बोलकर वह धीरे धीरे वहाँ से निकलकर में जाता है और आखिरकार काफी भटकने के बाद वह अपने क्रू तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पूरे शरीर से खून बह रहा था क्योंकि रास्ते में उसने कई खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी थीं। उसके दोस्त उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और टीचर्स उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं। तब फेंग उन्हें बताता है कि उसने जंगल में सफेद कपड़े पहने एक बड़ी भीड़ देखी थी जिनके पास सूरज और फूल जैसा एक अजीब सिंबल था। यह सुनते ही सारे हाई लेवल टीचर्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि कोई खतरनाक संगठन इंसानों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। तुरंत सारे टीचर्स एक मजबूत फोर्स तैयार करते हैं ताकि अगर दुश्मन हमला करे तो उसका सामना किया जा सके। फेंग के दोस्त जोश में कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वे सब मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन फेंग जानता था कि दुश्मनों का लेवल कितना खतरनाक है और यह कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है जहां हारने के बाद दोबारा मौका मिल जाए। इसलिए वह हार मानने की बजाय टीचर से हाई लेवल पिल्स मांगता है और इस बार टीचर उसे मना नहीं करती। पिल्स लेने के बाद फेंग थोड़ा रिकवर करता है और ठान लेता है कि उसे किसी भी हालत में वैंग के लेवल तक पहुंचना होगा। तभी एक एलाय उसके लिए एक बेहद स्ट्रॉन्ग वेपन लेकर आता है क्योंकि डंजन में उसने कई दुश्मनों को खत्म किया था और यह वेपन आगे की लड़ाई में उसके बहुत काम आने वाला था। दूसरी तरफ सारे सोल्जर्स और टीचर्स अपने हथियार लेकर पूरी तरह तैयार हो चुके थे। फेंग थोड़ी देर अकेले बैठकर मेडिटेशन करता है ताकि सिस्टम की मदद से अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा सके। इसके बाद वह बाहर आता है जहां फ्रैंकलिन मिलता है जो इस मिशन को लेकर बेहद एक्साइटेड था क्योंकि वह लगभग लेवल 4 तक पहुंच चुका था। मिशन शुरू होने से पहले सभी स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि यह बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है और उन्हें हर हाल में सोल्जर्स के आदेश मानने और फिर आखिरकार सभी बैटलफील्ड में उतर जाते हैं। शुरुआत में एलाइड टीचर्स बताते हैं कि सामने जो दुश्मन है वे अभी सिर्फ 3rd और 4th लेवल के हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है पूरा मैदान कांपने लगता है। फेंग और डोंग मिलकर एक टीम बना लेते हैं और दोनों मिलकर दुश्मनों को तेजी से खत्म करने लगते हैं। धीरे धीरे इंसानों की टीम बढ़त बनाने लगती है, लेकिन तभी एक 5th लेवल का खतरनाक दुश्मन मैदान में उतरता है और हालात अचानक पलट जाते हैं। फेंग और डोंग उसे खत्म करने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले ही फ्रैंकलिन छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ता है और कुछ देर की जबरदस्त लड़ाई के बाद अपनी विशाल तलवार उसके पेट में घुसाकर उसे खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सोल्जर्स दुश्मनों पर कैनन फायर शुरू कर देते हैं और इंसानों की टीम जीत के करीब पहुंचने लगती है। लेकिन तभी असली खतरा आता है क्योंकि मैदान में 8th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट उतर आते हैं। उनके आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। 6th लेवल के सारे टीचर्स मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाते और धीरे धीरे इंसानों की टीम कमजोर पड़ने लगती है। तभी मैदान में एंट्री होती है प्रिंसिपल और बाकी एलाइड टीचर्स की, जो खुद भी 8th लेवल के जबरदस्त फाइटर्स थे। अलग अलग एकेडमी के प्रिंसिपल्स और ट्रस्टीज भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि सब मिलकर भी दुश्मन के जनरल को नहीं हरा पाते। तब आखिरकार प्रिंसिपल एक बड़ा फैसला लेते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें आखिरी रास्ता अपनाना ही होगा। अगले ही पल वह एक सैक्रिफाइस अटैक करते हैं जो इतना भयानक होता है कि उससे दुश्मनों का लीडर वहीं खत्म हो जाता है।
जैसे ही उनका लीडर मरता है, अगले ही पल वह बाकी दुश्मनों का मकसद खत्म हो जाता है और वे खुद ही अपनी जान दे देते हैं। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि इंसानों की जीत हुई है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। तब बाकी प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के बेहतर भविष्य और अगली पीढ़ी के लिए उनके प्रिंसिपल ने अपनी जान कुर्बान कर दी और इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और इसी के साथ इस कहानी का पहला सीजन खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपने यहाँ तक पूरी कहानी देखी है तो सबसे पहले सलाम है आपकी एनिमी स्पिरिट को, क्योंकि यह पूरा सीजन एकदम रोलर कोस्टर था। फेंग की शुरुआत से लेकर डंजन की खतरनाक लड़ाइयों तक, और आखिर में वह बड़ा सेक्रीफाइस जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। अगर आपको यह पूरा सीजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक पर लाइक करना है जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप देख रहे हैं अनिलोर, जहां ऐसी ही दमदार और सिनेमैटिक एनिमी स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस सीजन का सबसे खतरनाक मोमेंट कौन सा लगा, फेंग का डंजन वाला सीन, 8th लेवल की फाइट, या फिर प्रिंसिपल का वह लास्ट सेक्रीफाइस। और अगर आप चाहते हैं कि सीजन 2 की स्टोरी भी जल्दी आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है।